हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 17 तक करा चुका था। हम अध्याय 5 के अंदर आपकी थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं और उसमें आपको मैंने लास्ट में बताया था रैखिक निकाय का आप क्रैमर नियम से और आवी सिद्धांत से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए, आपको निम्नलिखित निकाय का हल निकालना है। 3 0 3 2 1 0 4 0 2 बराबर है आपके x y z बराबर है 8 1 4 प्लस 2y z और 3y। क्लियर है? देखिए, आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको हल करो अच्छे से। सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको किसी इक्वेशन को हल करना है, हल करने का मतलब होता है उस समीकरण से आप अज्ञात राशि का मान निकालो। तो आपके पास अज्ञात राशियां हैं x, y और z। तो आपको इस समीकरण से x, y, z का मान निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप पहली पंक्ति, इसका गुना हो रहा है दोनों का अवयव का, तो गुना करिए। ये हो जाएगा आपका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, 3 का गुना x से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 0 प्लस 3z। दूसरी पंक्ति का करिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y प्लस 0z। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 0 प्लस 2z। ये बराबर है आपका 8 प्लस 2y 1 प्लस z 4 प्लस 3y। क्लियर है? 2y z और 3y। देखिए, दो अवयव हैं और दोनों कैसी हैं? समान हैं। समान अवयव हैं तो हम जानते हैं कि उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो देखिए, पहला अवयव पहले के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3z बराबर है होगा आपका 8 प्लस 2y के। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y बराबर 1 प्लस z। 4x प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, 4x प्लस 2z बराबर होगा 4 प्लस 3y। इसको ले लेके आइए सबको, तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3x, 2y को ले लेके आ रहा हूं, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। 2x प्लस y माइनस z बराबर 8। और ये आपका 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। तो सबसे पहले तो मैंने उसको सॉल्व किया है, आपको मिला 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। अब आपके पास ये x, y, z में क्या है? एक लीनियर सिस्टम है। आप इसको आसानी से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका है आपके पास क्रैमर नियम और दूसरा तरीका है आवी सिद्धांत से। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्रैमर से सॉल्व करो या आवी से सॉल्व करो, तब आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। अन्यथा आप सबसे अच्छा तरीका है आपका क्रैमर नियम। कौन सा? क्रैमर नियम। और हम जानते हैं क्रैमर नियम में x बराबर होता है, इसको समीकरण नंबर 1
डाल दीजिए। x बराबर होता है डेल्टा 1 बटे डेल्टा के, y बराबर होता है डेल्टा 2 बटे डेल्टा के, और z बराबर होता है डेल्टा 3 बटे डेल्टा के। जहां डेल्टा बराबर है, बताइए, जहां डेल्टा बराबर किसके है, x y z के गुणांकों की सारणी की, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। क्लियर है। इसी प्रकार से आपका डेल्टा 1 बराबर होगा, आप क्या करेंगे, पहले स्तंभ को चेंज करेंगे 8 1 4 से, 8 1 4 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2 3 1 और माइनस 1 माइनस 3 और 2। आपका डेल्टा 2 बराबर होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ इस दूसरे स्तंभ को चेंज करना पड़ेगा 8 1 4 से, तो ये हो जाएगा 3 2 4 8 1 4 3 माइनस 1 2, और आपका डेल्टा 3 बराबर होगा, तीसरे स्तंभ को आप चेंज करेंगे 8 4 1 से, तो 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 8 1 4 8 1 4। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 3 क्या है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, डेल्टा 1 निकालने के लिए आप डेल्टा में पहले स्तंभ को चेंज कर देंगे, जो आपको यहाँ भी आएंगे अचर पद आएंगे, पहले को चेंज करेंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, आप दूसरे को चेंज करेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा, और जब आप तीसरे को चेंज करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा 3। क्लियर है। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, x y और z, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकालिए और x y z का मान आपको क्लियर मिल जाएगा। प्रश्नावली 5.2 में चलते हैं। प्रश्नावली 5.2 देखिए, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये कराना चाहिए। उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन में समस्या आ रही है वो आप कल की वीडियो में, जो लास्ट वीडियो है उसमें कमेंट में लिखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे 5.2 और विविध के, वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लिख देंगे। क्लियर है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रश्नावली के अब जो आपसे नहीं होंगे। क्लियर है। तो 5.2 में देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है सारणिकों का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, आसानी हो जाएगा। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कराया ये संरेख है। क्या है? क्या ये संरेख है? मैंने आपको बताया था कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो आप इन तीनों बिंदुओं को क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। यदि 0 आ रहा है तो संरेख है, अन्यथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k, 2 - 2k, दूसरा बिंदु है आपके पास, k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दे रखे हैं आपको k, 4, दूसरा बिंदु है 2, -6 और तीसरा पॉइंट है आपके पास c, 5, 4 और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35। कितना दे रखा है? 35। देखिए, आपको अज्ञात राशि k का मान निकालना है जब आपको त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हैं। एक ही निर्देशांक है k, 4,
बी के निर्देशांक हैं 2, -6 और सी के निर्देशांक हैं 5, 4 और आपको इनसे निर्मित जो त्रिभुज है एबीसी उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ बताइए। एरिया ऑफ एबीसी बराबर है 35। क्लियर है। तो मैंने आपको जब बताया था जब आपको बिंदु दे रखे हैं तो आपको और उसमें से एक अज्ञात राशि का मान निकालना हो तो आप जो 35 क्षेत्रफल दिया हुआ है वो प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था क्योंकि क्षेत्रफल तो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। क्षेत्रफल क्या होता है धनात्मक होता है। लेकिन जब हम सारणी को सॉल्व करते थे तो माइनस को भी क्षेत्रफल को क्या मानते थे प्लस। तो क्षेत्रफल तो 35 भी है और -35 है तो ये 35 भी हो सकता था और -35। तो जब आपको क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। वैसे भी देखिए आपका जो फॉर्मूला है 1/2 x1 देखिए जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इस पर क्या लगा होता है मोड़ लगा होता है। क्या होता है मोड़। तो इस मोड़ के कारण जो आप प्लस माइनस ले रहे हो उसका कारण क्या है इस मोड़ को हम हटा सकते हैं जब इसको क्या ले लें प्लस माइनस 35 क्योंकि जो ये आपका मोड़ है ये माइनस और प्लस दोनों को क्या कर देता है प्लस ही कर देता है। तो इसलिए जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो और बिंदुओं में से किसी अज्ञात राशि का मान निकालना हो तो क्षेत्रफल एक बार आप प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 ए के निशान क्या है के 4 a x1/1 a x2/2 a 2 -6 a ये हो जाएगा आपका x3/3 a 5 4 1 ये बराबर है ±35 के। तो आप इसको लिख सकते हो कि 4 1 2 -6 1 4 4 1 बराबर हो गया ±70। दो को ले जाइए। अब आप इस सामने का मान निकालेंगे और एक बार प्लस संख्या में लेंगे और एक बार माइनस। तो इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सारणी का प्रयोग कर k का मान बताना है। यदि आपको तीन बिंदु क्या दे रखे हैं संरेख दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको संरेख दे रखा है k, 2 -2k। दूसरा बिंदु है आपका -k + 1, 2k और तीसरा बिंदु है -4 -k 6 -2k। आपको क्या है k का मान निकालना है यदि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। मैं पहले बता चुका हूं जब तीनों बिंदु क्या है संरेख है अर्थात तीनों क्या है एक ही लाइन पर है समान रेखा में है तो उनसे निर्मित जो त्रिभुज है यदि एबीसी क्या है एक ही रेखा पर है तो उनसे निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा 0। तो आप देखिए 1/2 के 2 -2k 1 -k + 1 2k 1 -4 -k 6 -2k 1 जो ये क्षेत्रफल है यदि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। संरेख होने के लिए क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के। तो आप यहां से किसका मान निकालेंगे k का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दिया है तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। यदि 3, -2 x, 2 8, 8 क्या है संरेख है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 3, -2 x, 2 और 8, 8 क्या है संरेख है। तो आपको x
किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो आप आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं x के। जब आपको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, जब आपको 3 बिंदु संरेख दे रखे हो तो आप उनसे जो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं कि जिसके बिंदु क्या हो संरेख हो, जिसके तीनों बिंदु संरेख हो अर्थात एक ही लाइन पर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सारणी के प्रयोग से दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 3,1 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 9,3। आपको इनसे गुजरने वाली रेखा तथा एक तीसरा बिंदु दे रखा है आपको C -2, -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको पहला क्वेश्चन तो ये है A और B से जाने वाली रेखा का समीकरण किसके प्रयोग से, सारणी के प्रयोग से। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस रेखा पर एक बिंदु P मानेंगे जिसकी दिशा क्या है x, b। माना P जिसकी दिशा क्या है x, y। रेखा AB पर स्थित है। माना P x, y रेखा AB पर स्थित है। अब देखिए जब A, B और P एक ही रेखा पर है तो इनसे निर्मित त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो 1/2 x बाई 1 3 1 1 9 3 1 ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से जो आपको समीकरण मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इस रेखा की समीकरण। देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 1/2 को ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। x × 1 - 3 - y ये हो जाएगा 3 - 9 + 1 × 9 - 9 ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये हो गया आपका -2x -6 + 6y बराबर 0। तो x - 3y बराबर हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। तो आप आसानी से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे आप, उस रेखा पर कोई बिंदु मानेंगे P और जिसकी दिशा क्या मान लिया आपने x और y। अब देखिए जब AB पर क्या स्थित है P, इसका मतलब हुआ जो A, B और P तीनों क्या है एक ही रेखा पर है अर्थात समरेख है। और हम जानते हैं यदि तीन बिंदु क्या हो समरेख तो उनसे जो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 x1 y1 z1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। जो ये क्षेत्रफल है समरेख होने की स्थिति में किसके बराबर हो जाता है 0 के। तो इसको सॉल्व करके आप आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं A और B से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी में आपको A, B और C तीन बिंदु दे रखे हैं, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप करते आ रहे हैं स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7, 8, 9 आप स्वयं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल करा चुका हूं, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरणों का निकाय का हल निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कराऊंगा आपको। 2/x +
3/y 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4 4/x प्लस 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 8 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर 2। देखिए आपको इसमें सारणिकों के प्रयोग से किसका मान निकालना है, x बाई z का। माना आपकी ये कोई समीकरण निकाला है, इसका आपको समीकरणों की सहायता से, किसकी सहायता से, सारणिकों की सहायता से इसको सॉल्व करना है। सारणिकों की सहायता का मतलब होता है क्रैमर नियम से। जब आपको क्वेश्चन में ये कहे कि सारणिकों की सहायता से सॉल्यूशन, वो क्रैमर नियम ही होता है, क्योंकि जो क्रैमर नियम में x और y के जो मान है वो किससे निकलते हैं, सारणिक से। इसलिए जब आपको ये कहे कि सारणिक की सहायता से सॉल्व करो, तो आपको कौन सा नियम लगाना है, क्रैमर नियम। देखिए आप इसको 1/x 1/y 1/z 1/x 1/y 1/z, जो आपके जो पहले मान आ रहे थे x बाई z के, अब वो किसके मान आएंगे, 1/x 1/y 1/z। तो क्रैमर नियम से x बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x ये क्या है, 1/x, तो 1/x बराबर होगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा के 1/y बराबर हो जाएगा डेल्टा 2 बटे डेल्टा के, और 1/z बराबर होगा डेल्टा 3 बटे डेल्टा के। क्लियर है। और देखिए यदि आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 1/x को a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए, 1/z को c मान लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप a बराबर मान लीजिए 1/x, b बराबर मान लीजिए आप 1/y, और c बराबर मान लीजिए 1/z। तो आपका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। 1/x का मान आए a, तो 2a प्लस 3b प्लस 10c बराबर है 4। ये हो जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। क्लियर है। अब देखिए आपका वही क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर x y z की जगह क्या है, a b c। तो क्रैमर नियम से a बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 1 बटे डेल्टा, b बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 2 बटे डेल्टा, और c बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 3 बटे डेल्टा। जहां देखिए जहां डेल्टा बराबर क्या बताइए, एबीसी के गुणांक 2 3 10, 2 3 10, ये क्या है 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 5, और ये आपका 6 9 और माइनस 20। क्लियर है। डेल्टा 1 हो जाएगा आपका, प्रथम स्थान को चेंज करेंगे आप 4 1 2 से, 4 1 2, 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। डेल्टा 2 हो जाएगा, दूसरे स्तंभ को चेंज करेंगे आप 4 1 2 से, तो 2 4 6 4 1 2, ये हो जाएगा आपका 10 5 माइनस 20, और डेल्टा 3 आपका बराबर है 2 4 6
यहाँ पर दो क्या रखना है बताइए, 4 1 2, तो डेल्टा 3 हो जाएगा 2 4 6, 3 - 6 9 और 4 1 2। अब आपके पास डेल्टा है, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, उनका मान निकालेंगे और क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी। तो आप इस तरीके से क्रैमर नियम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा का मान निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे, तो आपको क्या जाएगा ए बी सी। और ए आपने क्या माना है 1/x, ए क्या माना है आपने 1/x, बी क्या माना है 1/y, सी क्या माना है 1/z। तो जो ए का उल्टा जो मान आएगा वो x हो जाएगा, बी का जो व्युत्क्रम होगा वो y हो जाएगा और सी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा z। तो आप जब आपको ABC मिल जाएगा तो आप आसानी से x y z निकाल सकते हैं। क्लियर है? सपोज में यहाँ से a आ गया आपका 2, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ कितना आ गया a बराबर 2, तो x हो जाएगा आपका 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो एग्जाम्पल नंबर 15 की बिल्कुल हुबहू है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 15 है उसी टाइप से आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको करा चुका हूं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, ऐसा लास्ट वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर बराबर है 3a4 के। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, आपको कितनी है a है, आपको दिया है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या है a, तथा आपको कुछ शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। तो आपको सिद्ध करना है इस सारणी का जो स्क्वायर है वो बराबर है 3a4 के। सॉल्यूशन देखिए, हम जानते हैं we know that समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको इस भुजा दे रखी है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, समीकरण नंबर ए। तो देखिए तो यहाँ से डेल्टा स्क्वायर मैं मान रहा हूँ, जो डेल्टा है वो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर करिए हो जाएगा 3/16 इंटू a4।
डेल्टा स्क्वायर का मान क्या हो गया 3/16 गुना A4। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। दोबारा देखिए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा हूं मैं इस डेल्टा से, तो डेल्टा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/16 इंटू A4। देखिए आपने पढ़ा है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा बताइए 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर है? इसका स्क्वायर कर दो। अब देखिए आपको ये पहले मैट्रिक्स बनानी है इस टाइप की, तो क्या करेंगे आप C3 में आपको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना। आप 2 से गुना कर रहे हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। मैं क्या कर रहा हूँ C3 में 2 से गुना, क्योंकि सामने में क्या चाहिए आपको 2 2 2, अर्थात तीसरे स्तंभ में आपको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना। तो ये हो जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। देखिए जब आप इसमें गुना कर रहे हैं तो आपको भाग करना पड़ेगा। अगर ये बराबर तभी होंगी जब आपने जिससे गुना किया है उसी से आप भाग दे दो। क्लियर है? ये बराबर है डेल्टा। दोनों पक्षों का स्क्वायर निकालना है आपको, तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है 3/16 इंटू A4 समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा 1/, ये किसके बराबर है 3/16 A4 की। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर बराबर 3A4। यही मिलेगा आपको। देखिए जब आप 16 से 16 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा ये सारणी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3A4। क्लियर है? और यही आपको सिद्ध करना है। तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है A तथा उसके शीर्ष हैं आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बताओ क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी तरह की है आपको A, तो ये हो जाएगा A²। मैंने माना है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है डेल्टा, तो डेल्टा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/16 इंटू A4। आपने सारणी की सहायता से देखा है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब मेरे को इस सारणी का मान निकालना है। इस सारणी में क्या है देखिए तीसरे स्तंभ में क्या है 2 2 2 है, तो इसलिए मैंने क्या किया है इसके तीसरे स्तंभ को कितने से गुना किया है 2 से। जब आप गुना करेंगे तो आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो इसलिए 2 क्या आ जाएगा 4 बराबर डेल्टा। दोनों पक्षों का वर्ग करो तो ये हो जाएगा 1/16 इस सारणी का स्क्वायर बराबर डेल्टा स्क्वायर। समीकरण 1 से डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे कितनी है 3/16 A4। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स इस सारणी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 3A4 के, और यही आपको प्रूव करना है। अब देखिए जो 5 की विविध है उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको अलग से कोई तरीका हो, सारे इसी मिलके बने हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे। फिर भी यदि आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं उन क्वेश्चनों को आप कमेंट में लिखेंगे और
यदि आपको ज़्यादा और भी समस्या आ रही है तो देखिए 93 51 05 88 71 इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आप कभी कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आप सबसे पहले विभिन्न सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं अगली क्लास में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे नहीं होंगे, अन्यथा मैं आपकी अगली प्रश्नावली स्टार्ट कर दूंगा। जो कमेंट में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वास्तव में, उनको कमेंट में लिखो और मैं उनको कल करा दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।